नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम वॉरियर में। तो एग्जाम वॉरियर आपके लिए लाया है परम आईएएस का टेस्ट सीरीज, जिसका कि पार्ट 1 जिसमें हमने 1 to 50 क्वेश्चंस को देख लिया था, उसको हमने कंप्लीट करवा दिया है। आज हम इसका पार्ट 2 लाए हैं, जिसमें आपको मिलेगा 51 to 50 क्वेश्चंस। और ये 50 क्वेश्चन का सीरीज इसलिए मैं 50 क्वेश्चन का सीरीज जो है इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हमें आपको बिल्कुल एनालाइज वे में पढ़ा रही हूँ। बिल्कुल एनालाइज करके जो भी इसके सॉल्यूशन में दिया हुआ है वो उसको मैं प्रॉपर वे में आपको बता रही हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए हम 50-50 क्वेश्चन करके देखते हैं सेक्शन वाइज, और इसके बाद जो आएगा 50 क्वेश्चन, उसके बाद हमारा टेस्ट सीरीज 1 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको बता दूं, ये एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जाएगी, जो भी मैगजीन्स हमारे आते हैं इंपॉर्टेंट, एडुटेरिया हो, स्पीडी हो, वो सब कुछ अवेलेबल करवाया जाएगा। और बिल्कुल एनालाइज वे में हम लोग पढ़ेंगे। ये एक एक वर्ड एक एक लाइन वाला सिस्टम नहीं होगा हमारे चैनल पे फ्रेंड्स। हम लोग बिल्कुल एनालाइज करके पढ़ेंगे, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई समस्या का सामना ना करना पड़े फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप सब हमारे चैनल के जो भी वर्क है इससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, एग्जाम वॉरियर पर नए हैं, तो हमारे इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच जाते हैं फटाफट से अपने 50 नंबर के क्वेश्चन पे। हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन, 50 तक का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में करवा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फटाफट से हमारे चैनल को चेक करिए और वहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर वहाँ पर से भी आप नहीं देख पाएंगे तो मैं आई बटन में इसके पार्ट 1 का आपको लिंक डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, वहाँ से जाकर के आप हमारे लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम अपना 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक मिनट बस, चलिए हम अपने 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान को सर्वोच्च न्यायालय की सीट घोषित करने की शक्ति है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी एक समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं, या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपके पास थोड़ा सा समय है, आप अगर बताना चाहें तो लाइव चैट में फटाफट से बता सकते हैं। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स? तो हमारा जो है ना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आइए इसका हम सॉल्यूशन पढ़ दे थोड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय की सीट घोषित करता है। कौन दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय की सीट घोषित करता है फ्रेंड्स? तो संविधान। ठीक है, लेकिन यह भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में अन्य स्थानों या स्थान को नियुक्त करने के लिए भी अधिकृत करता है। ठीक है, तो 52 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति की संख्या सबसे अधिक है? आपको बताना है कि कौन सी ऐसी संसदीय समिति है जिसकी संख्या सबसे अधिक है। तो ये कौन सा? तो ऑप्शन आइए मैं पढ़ देती हूँ। लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, विशेषाधिकार समिति, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, अनुमान समिति। आइए अनुमान समिति के बारे में हम सॉल्यूशन में देख लेते हैं। तो ये अनुमान समिति आपने देखा, संसदीय समिति है ये। इसका अर्थ हम देख रहे हैं संसद द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है ये। ठीक है, या फिर अध्यक्ष या सभापति द्वारा नामित किया जाता है। अध्यक्ष या सभापति के निर्देश में कार्य करता है। सदन या अध्यक्ष सभापति को अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। लोकसभा राज्यसभा द्वारा प्रदान किया गया एक सचिवालय है। मोटे तौर पर संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है, अस्थायी समितियां या तथर्थ समितियां। लोक लेखा समिति वर्तमान में इसमें 22 सदस्य लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। अनुमान समिति मूल रूप से इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसकी सदस्यता बढ़ाकर 30 कर दी गई थी। सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। सार्वजनिक उपक्रमों को सार्वजनिक उपक्रमों की समिति मूल रूप से इसमें 15 सदस्य थे और लोकसभा में 10 और राज्यसभा के 5। ठीक है, हालांकि 1974 में इसकी सदस्यता 22 कर दी गई। ठीक है, लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7। विशेषाधिकार समिति, लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। ठीक है,
विशेषाधिकार समिति के बारे में हमने पढ़ा, आप याद रखेंगे इसको कि लोकसभा समिति कितने सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा समिति के 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना देखते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन। आ जाते हैं ऊपर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रीट एक व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? ठीक है, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए फटाफट से अब इसका सॉल्यूशन देख लें। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पहले थोड़ा सा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ देखिए, सशरीर उपस्थित होना। ठीक है, इस रीट के माध्यम से अदालत किसी भी व्यक्ति को जिसे हिरासत में लिया गया है या कैद किया गया है शारीरिक रूप से अदालत के सामने लाया जा सकता है। ठीक है, अदालत तब उसकी नजरबंदी के कारण की जांच करती है और अगर उसकी नजरबंदी का कोई कानूनी औचित्य नहीं है तो उसे मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी रीट निम्नलिखित उदाहरण के मामलों में जारी की जा सकती है। अब जैसे कि बता दें आपको, जब व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता, जब व्यक्ति को किसी कानून का उल्लंघन किए बिना गिरफ्तार किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को असंवैधानिक कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है, जब व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए हिरासत में लिया या फिर दुर्भावनापूर्ण लिया जाता है या फिर दुर्भावनापूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को मनमानी निरोध के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कवच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए यहाँ पे, मनमानी निरोध के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कवच। याद रखेंगे आप इस लाइन को। मीन्स में आप इसको यूज करेंगे, बहुत ही आपके आंसर को जो है ना बहुत ही प्रोग्रेसिव बनाएगा फ्रेंड्स, इसलिए आप मीन्स में इन सब वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ऑप्शनल पीएसआई है वो तो बेस्ट होगा आपके लिए। याचिका दायर करने का एक सामान्य नियम यह है कि जिस व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन किया गया है उसे याचिका दायर करनी चाहिए, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण एक अपवाद है और बंदी की ओर से कोई भी याचिका दायर कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट निवारक निरोध पर भी लागू होता है। यह रीट सार्वजनिक प्राधिकरणों और व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। किसके खिलाफ, सामाजिक प्राधिकरण और व्यक्ति दोनों के खिलाफ इस रीट को हम क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। हम नहीं जारी कर सकते हैं इसको। यह रीट सार्वजनिक प्राधिकरण और व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है ना जितने भी रीट हैं उसके बारे में बिल्कुल डिटेल्ड वे में दिया हुआ है। तो आइए मैं इसको भी पढ़ लेती हूँ ताकि आप एक बार जो रीट वाला जो टॉपिक है उसको आप रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो हमारा अगला जो रीट है ना वो है परमादेश। ठीक है, परमादेश का अर्थ हम बता दें आपको, तो हम आज्ञा देते हैं। परमादेश का मतलब क्या है कि आज्ञा देते हैं। यह रीट अदालत के द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक निकाय, निगम, अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण या सरकार को जारी किया जा सकता है। सरकार को जारी किया गया एक आदेश है जो उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहता है, जिसे उन्होंने करने से इनकार कर दिया है। इसके कारण मंडमस को जागृति कॉल कहा जाता है और एक सोए हुए अधिकारियों को अपने कर्तव्य निभाने के लिए जगाता है। ठीक है, इस प्रकार परमादेश एक गतिविधि की मांग करता है और प्राधिकरण को कार्रवाई में सेट करता है। निम्नलिखित के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। आपको ये देखना है कि किसके विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये परमादेश है और किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, एक निजी व्यक्ति या निजी निकाय के विरुद्ध। ठीक है, यदि विचाराधीन कर्तव्य विवेकाधीन है और अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, इस बात को आप याद रखेंगे बिल्कुल। एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी जारी नहीं किया जा सकता है। किसी प्रकार के निजी अनुबंध को लागू करने के लिए भी जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, परमादेश की रीट के लिए एक याचिका किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है जो किसी व्यक्ति या निकाय द्वारा किए जाने वाले कानूनी कर्तव्य की मांग करता है। इस तरह के फाइलिंग व्यक्ति को विषय वस्तु में वास्तविक या विशेष रुचि होनी चाहिए और ऐसा करने का कानूनन अधिकार भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे निषेध को।
ठीक है। निषेध रीत का अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, निचली अदालत जैसे विशेष न्यायाधिकरण, मजिस्ट्रेट, आयोग और अन्य न्यायपालिका अधिकारियों को प्रतिबंध कर सकता है। ठीक है, जो कुछ ऐसा कर रहे हो जो उनके अधिकार क्षेत्र से अधिक है या फिर प्राकृतिक न्याय के नियम के विपरीत कार्य कर रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि किसी न्यायिक अधिकारी का किसी मामले में व्यक्तिगत हित है तो यह निर्णय और प्राकृतिक न्याय की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, हमारा अगला जो रीट है ना वो क्या है, उत्प्रेषणवाद। ठीक है, उत्प्रेषण का अर्थ है क्या, प्रमाणित करना। यह एक रीट है जो किसी वाद को निचली अदालत में उच्च न्यायालय से में स्थानांतरित करने का आदेश देती है। यह एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को जारी किया जाता है ताकि या तो उसके पास लंबित मामले को स्थानांतरित कर दिया जा सके या उसके आदेश को रद्द कर दिया जा सके। यह आमतौर पर इसलिए किया जाता है क्योंकि उच्च न्यायालय का मानना है कि या तो निम्न न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था या कानून की त्रुटि हुई थी। इस प्रकार सर्टियोरी एक प्रकार का औपचारात्मक रीट है। ठीक है, उत्प्रेषण जो है एक प्रकार का क्या है, उपचारात्मक रीट है। अधिकार प्रेक्षा, क्यू वारंटो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यू वारंटो का अर्थ है किस वारंट से। ठीक है, यह रीट किसी व्यक्ति या सार्वजनिक कार्यालय के दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी की जाती है। यह उस व्यक्ति या अधिकार प्रेक्षा यह उस व्यक्ति या प्राधिकारी को उस कार्यालय में कार्य करने से रोकता है जिसका वह हकदार है और इस प्रकार किसी के द्वारा सार्वजनिक पद पर कब्जा करना बंद कर देता है। यह रीट केवल सार्वजनिक कार्यालयों पर लागू होती है, ना कि निजी कार्यालयों पर। ये जो लाइन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि ये जो रीट है ना केवल सार्वजनिक कार्यालयों पर लागू होती है, ना कि निजी कार्यालयों पर। ठीक है, आप देख सकते हैं, ना कि निजी कार्यालयों पर। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, 54 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो आइए 54 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के अनुसार किसी भी स्थान या स्थानों को उच्च न्यायालय की सीट के रूप में कौन नियुक्त करता है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, संसद या फिर ऑप्शन नंबर ई। इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो लाइव चैट में फटाफट से बता दीजिए कि कौन है ये जो भारत के राष्ट्रपति हैं या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, राज्य के राज्यपाल हैं या फिर संसद हैं या फिर ऑप्शन नंबर ई। आपको बताना है तो फटाफट से बताइए। आइए हम इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये कौन है फ्रेंड्स, ये है भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अधिसूचित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की प्रमुख सीट के अलावा उन क्षेत्रों के भीतर एक या एक से अधिक स्थानों पर सामान्य उच्च न्यायालय की अस्थायी बेंच स्थापित करने का प्रावधान कर सकते हैं जहां उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र विस्तारित है। कोर्ट और उससे जुड़े किसी भी मामले के लिए, बशर्ते कि इस अवधारणा के तहत कोई आदेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति सामान्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेंगे जिसमें बेंच स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट था। 54 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, अब हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उल्लेख है। आपको बताना है कि वो कौन सा अनुच्छेद है हमारे भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उल्लेख है। ठीक है, आर्टिकल 262, आर्टिकल 263, आर्टिकल 256 या फिर आर्टिकल 265 या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसको डिटेल वे में फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 राज्य के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को प्रभावित करने के लिए एक अंतरराज्य परिषद की स्थापना का विचार करता है। राष्ट्रपति ऐसी परिषद की स्थापना कर सकते हैं यदि किसी भी समय उन्हें यह प्रतीत होता है कि इसकी स्थापना से जनहित की पूर्ति होगी। वह ऐसी परिषद और उसके संगठन और प्रक्रिया द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 56 नंबर का क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी? गया, बांकीपुर, पटना, छपरा या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो आप सबको पता है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बांकीपुर। ठीक है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब बुलाई गई थी ये आप देख लीजिए, 20 जनवरी। तो फ्रेंड्स 20 जनवरी 1913 को बुलाई गई थी। कहां पर? बांकीपुर में बुलाई गई थी। और बांकीपुर कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट से बताइए कि बांकीपुर कहाँ है और क्यों फेमस है बांकीपुर, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे। हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, बूटा सिंह, के बी सहाय, कर्पूरी ठाकुर या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो है ऑप्शन नंबर ए, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। तो आइए हम देखें बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, जिन्हें बिंदा बाबू के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम को आप याद रखेंगे क्योंकि बीपीएससी ऑलवेज ट्विस्ट करती है, तो हो सकता है बिंदेश्वरी प्रसाद को हटा करके वो बिंदा बाबू दे दे। तो इनका क्या नाम है? बिंदा बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा 1946 से 1962 तक बिहार विधानसभा के क्या रहे थे? पहले अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 58। बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का निर्माण कितने वर्ष के लिए किया जाता है फ्रेंड्स? 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो आपको बता दें कि 5 वर्ष के लिए किया जाता है। आइए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। बिहार एक अद्वितीय ग्राम स्तरीय संस्था ग्राम कचहरी का घर है जो ग्राम पंचायत के साथ सह अस्तित्व में है। मुखिया की अध्यक्षता वाली ग्राम पंचायत गांव की समग्र विकास गतिविधियों को देखती है। ग्राम कचहरी को न्यायिक कार्य सौंपा गया है जिसमें मध्यस्थता और सुलह प्रक्रिया के माध्यम से ग्रामीणों के बीच विवादों का समाधान शामिल है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के तहत ग्राम कचहरी कार्य करती है। यह 5 साल की अवधि के लिए बनाई जाती है। कितने साल की अवधि के लिए बनाई जाती है? तो आपको बता दें ये 5 साल की अवधि के लिए बनाई जाती है। हम अब देखने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला गर्म मौसम के दौरान बिहार का सबसे गर्म जिला है? ठीक है, गया, सुपौल, वैशाली, अरवल या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए, गया। आइए हम सॉल्यूशन देख लें। यस, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, गया। गया गर्म मौसम के दौरान बिहार का सबसे गर्म जिला है। ठीक है, यहाँ मई में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि मई का औसत तापमान कितना है? 32 डिग्री सेल्सियस। बिहार में मई सबसे गर्म महीना होता है, जबकि जून लंबे दिनों का महीना होता है। ठीक है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं अब 60 नंबर का क्वेश्चन। बिहार की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, बक्सर या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पश्चिम चंपारण। आइए हम इसका डिटेल देख लें। पश्चिम चंपारण सोमेश्वर किला बिहार की सबसे ऊंची चोटी है और यह सोमेश्वर रेंज पर स्थित है। चोटी पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, अतः ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 880 मीटर। और इस क्वेश्चन को हमने देखा है इम्तियाज अहमद की बुक में, जो कि एग्जाम वॉरियर के चैनल पर अभी कंटिन्यूटी है, उस पर कंटिन्यू चलाई जा रही है। ठीक है, और आपको बता दें कि अभी ज्योग्राफी कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उसको भी हम आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपने ज्योग्राफी के वीडियोस या फिर आपको कह दें कि इम्तियाज अहमद जो बिहार स्पेशल के उसकी वीडियोस नहीं देखे हैं, तो फटाफट से एग्जाम वॉरियर के चैनल पर जाकर चेक करिए और इसके वीडियोस देख लीजिए। तब जाकर के आपको जो है ना बीपीएससी के लिए या फिर दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज को देने में काफी मजा आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन वहीं से है। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण तृतीय काल में हुआ था। यह 20 किलोमीटर लंबा है और 84 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर से अधिक है। यह सीमा नेपाल और भारत के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, हम देखने वाले हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 61, जो कि आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार का पहला चीनी कारखाना स्थापित किया गया था? ठीक है, तो हरिनगर, बगहा, मढ़ौरा, सुगौली या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मढ़ौरा। ठीक है, बिहार के सारण जिले में मढ़ौरा कस्बे में
1904 में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। यह देश की पहली चीनी मिल थी। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको कि भारत का पहला चीनी मिल हमारे बिहार में ही स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1904 में किया गया था। बिहार में गन्ना विभाग पहली बार 1935 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1935 में। कौन सा विभाग? गन्ना विभाग। और गन्ना कारखाने ज्यादातर 1930 के दशक में स्थापित किए गए थे। 1840-41 में डचों ने सफेद चीनी का उत्पादन करने के लिए बिहार के लौरिया में एक चीनी मिल भी स्थापित की, लेकिन यह विफल रहा। क्या था ये? अनसक्सेसफुल रहा था फ्रेंड्स, ये विफल हो गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 9 निजी क्षेत्र में हैं और 2 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। इन चीनी मिलों का नाम बगहा, हरिनगर, ससामुसा, गोपालगंज, नरकटियागंज, मझौलिया, सिधवालिया, रीगा, हसनपुर, सुगौली और लौरिया है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं अपना 62 नंबर का क्वेश्चन। हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ था? गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरकिशन सिंह, गुरु गोविंद सिंह या फिर ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में एक विशेषता है, ये सीधा सीधी एनसीईआरटी से क्वेश्चन किया गया है फ्रेंड्स। एनसीईआरटी का जो हमारा प्रश्नावली होता है ना, जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं खुद से क्लास करने के बाद, उससे सीधा सीधे क्वेश्चन है ये। तो आपको बता दूं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम्स दिए हैं बहुत सारे और मैंने देखा है कि एनसीईआरटी से सीधा सीधा क्वेश्चन टैली करता है। इसलिए आप सबको बता दूं कि एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, और आइए हम अपना 62 नंबर का सॉल्यूशन देख लें। तो ये है हमारे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम गोविंद राय का जन्म 1666 में पटना बिहार में हुआ था। वे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, वह मुख्य रूप से खालसा की रचना के लिए जाने जाते हैं। किसके रचना के लिए जाने जाते हैं? तो खालसा की रचना के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 63, जो कि आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा बहादुर शाह जफर, बी अजीम उस्सान, सी है हमारा सिराज उद दौला और डी है मोहब्बत शाह और ऑप्शन नंबर ई तो आप सबको पता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अजीम उस्सान। और यह भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। और एनसीईआरटी के फ्रेंड्स ये 6ठी या 7वीं क्लास का प्रश्न है। हाँ, ये 7वीं क्लास का प्रश्न है मेरे ख्याल से। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन में। प्रिंस अजीम उस्सान ने पटना को एक खूबसूरत शहर में बदल दिया और इसे क्या नाम दिया था? अजीमाबाद। ठीक है, आइए हम देखेंगे 64 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में है? तो सरतारू, मस्की, मेहरगढ़, चिरांद या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो आप सबको पता है कि कौन सा होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, चिरांद। ठीक है, चिरांद भारत के बिहार राज्य के सारण जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, गांधार का राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा नहीं था। अच्छा ठीक है, मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया, ये 65 नंबर का आंसर है। ये थोड़ा हाईलाइटेड नहीं था तो मुझे शायद दिखा नहीं सही से। ठीक है, तो ये चिरांद है, आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि बिहार में है और किस जिले में है, तो सारण जिले में अवस्थित है। अब हम लोग देखने वाले हैं अपना 65 नंबर का प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है मल्ला, दूसरा है गांधार, कौशल, मगध या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो आपको बता दें कि ये जो गांधार राज्य है, ये जो है गांधारी राज्य का जो साम्राज्य है, ये बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ठीक है, तो अमर सिंह, सिताब रॉय, अली करीम, मोहम्मद हुसैन खान या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखें। तो ये जो है हमारे हैं सिताब रॉय, जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। ठीक है, सितंबर 1773 में सिताब रॉय की मृत्यु के बाद वॉरेन हेस्टिंग ने सिताब रॉय के बेटे कल्याण सिंह को दीवान नियुक्त किया था। ठीक है, ख्याली राम और संधू राम को हेस्टिंग्स द्वारा कल्याण सिंह के अधीन नायब दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब हम अपना देखेंगे 67 नंबर का प्रश्न। बिहार के निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दी गई मृत्युदंड के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है सरला देवी, बी उर्मिला दास, सी कुसुम कुमारी देवी या फिर डी
उषा रानी वर्मा या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो ये जो है फ्रेंड्स कौन है, कुसुम कुमारी देवी। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। यह बिहार की कुसुम कुमारी देवी थी जिन्होंने 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को दी गई मृत्युदंड के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आरा में लोगों को संगठित किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 जो कि आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक है थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामकृष्ण बेनीपुरी, स्वामी विद्यानंद, रामानंद मिश्रा या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही है फ्रेंड्स। आइए इसका सॉल्यूशन देख लें। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने 1931 में किया था। बाद में 1934 में जयप्रकाश नारायण ने पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक बैठक बुलाई और औपचारिक रूप से बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उद्घाटन किया। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव पार्टी के अध्यक्ष बने और जयप्रकाश नारायण को महासचिव बनाया गया। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने किसानों और श्रमिकों के कल्याण और संगठन के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया। बाद में उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं अपना 69 नंबर का क्वेश्चन। आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए किसके नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई? कुंवर सिंह, अनुराग नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, शाह मोहम्मद जुबैर या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो ये कौन थे फ्रेंड्स? ये थे अनुराग नारायण सिन्हा। चलिए सॉल्यूशन देख लें। साइमन कमीशन ब्रिटेन के 7 सांसदों का एक समूह था जिन्होंने 1928 में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और सरकार को सिफारिशें करने के लिए भारत भेजा था। ठीक है, आयोग को मूल रूप से भारतीय सांविधिक आयोग नाम दिया गया। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के बाद इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाने लगा। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए अनुराग नारायण सिन्हा के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 70वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले को कोल्हुआ में सिंह स्तंभ का निर्माण किया था? बृहद्रथ, ठीक है, कौशला देवी, घनानंद, अशोक या फिर ऑप्शन नंबर ई। आइए इसका एनालिसिस देखें। तो ये कौन थे फ्रेंड्स? ये थे अशोक। कोल्हुआ एक प्रसिद्ध बौद्ध उत्खनन स्थल है जो पटना से लगभग 65 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। सम्राट अशोक ने कोल्हुआ में सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था। कोल्हुआ में एक ईंट के स्तूप के बगल में स्थित यह स्तंभ बुद्ध के अंतिम उपदेश को याद दिलाता है। यह लाल बलुआ पत्थर के अत्यधिक पॉलिश किए गए एक टुकड़े से बना है जिसके ऊपर 18.3 मीटर लंबी घंटी के आकार की राजधानी है। ठीक है, खंबे के ऊपर एक शेर को आदमकद आकृति रखी गई है। यहाँ एक छोटा तालाब है जिसे रामकुंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रामकुंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना 71 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित क्षेत्र के युग्मों में से कौन सा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले उनके नेताओं के साथ सही ढंग से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो रोहतास अमर सिंह बिल्कुल करेक्ट है, नवादा नाना साहेब और हैदर अली सिंह ये भी करेक्ट है, जगदीशपुर अमर सिंह, छपरा मोहम्मद हुसैन खान। तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इसमें क्या है? इसमें सभी सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, सभी सही सुमेलित है। 72 नंबर का प्रश्न आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ठीक है, महिपाल, सुमंत सेना, नन्यदेव, धर्मपाल या फिर ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो ये कौन थे फ्रेंड्स? ये थे धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने भागलपुर जिले के अंतिचक गांव में की थी। कहां पे की थी? अंतिचक गांव में। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं 73 नंबर का प्रश्न आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। कृषि सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। अप्रत्यक्ष अनुदान किसानों को उत्पादन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन
प्रदान करता है, बिल्कुल करेक्ट। भारत में कृषि क्षेत्र में आय को एक अदृश्य सब्सिडी के रूप में जाना जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। प्रत्यक्ष अनुदान से किसान को क्रय क्षमता में वृद्धि, किसान की क्रय क्षमता में वृद्धि होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और प्रत्यक्ष सब्सिडी व्यापार को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर विकृत करती है। ये जो है चारों स्टेटमेंट कृषि सब्सिडी के संबंध में बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष सब्सिडी सीधे नगद के रूप में नहीं दी जाती, जैसे सस्ती ऋण सुविधा, कृषि ऋण माफी आदि। यह पाया गया है कि अप्रत्यक्ष सब्सिडी ज्यादातर बड़े किसानों के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि छोटे किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नकदी पर अधिक निर्भर होते हैं। यह किसानों को उत्पादन प्रक्रिया में सुधार के लिए निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। एक मिनट। ऑप्शन नंबर ए, इसको एक बार फ्रेंड्स फिर से देखने दीजिए, कौन सा सही है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अच्छा हाँ, इसमें जो है ना चारों ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका जो चारों ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। इसको एक बार मैं फिर से पढ़ाती हूँ। ठीक है, अप्रत्यक्ष सब्सिडी सीधे नगद के रूप में नहीं दी जाती है, जैसे कि इसमें लिखा है ना कि सीधे नगद के रूप में दी जाती है। आइए हम देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष अनुदान किसानों को उत्पादन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया करता है। ठीक है, ये क्या है, सीधे नगद के रूप में नहीं दी जाती है। उत्पादन पर निवेश के लिए सीधे नगद के रूप में नहीं दी जाती है, जैसे कि सस्ती ऋण सुविधा, कृषि ऋण माफी आदि। यह पाया गया है कि अप्रत्यक्ष सब्सिडी ज्यादातर बड़े किसानों के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि छोटे किसान अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए नकदी पर अधिक निर्भर होते हैं। यह किसानों को उत्पादन प्रक्रिया में सुधार के लिए निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका गलत है। ऑप्शन बी की बात करें तो भारत में कृषि क्षेत्र से होने वाली आय कर मुक्त है, इसलिए इसे अदृश्य या अमूर्त सब्सिडी के रूप में जाना जाता है, इसलिए कथन बी सही है। ठीक है, प्रत्यक्ष सब्सिडी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रत्यक्ष कर क्षमता को बढ़ाते हैं, इसलिए इसमें किसानों को नगद प्रदान करना शामिल है, जिससे किसानों को कृषि में निवेश करने और अंततः जीवन स्तर को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए एक गुणक प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी करेक्ट है। और विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न विकासशील और विकसित देशों द्वारा प्रदान की जा रही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी की मात्रा कुछ सीमा तक की तय की गई है, क्योंकि ये सब्सिडी राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर व्यापार को विकसित करता है। ये तीन ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, एक मिनट हम ये देख लेते हैं, और आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी सी डी सही है, इसलिए हम इसका करेक्ट मानेंगे ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, हम देखने वाले अपना 74 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान छाया बैंकिंग के अंतर्गत संदर्भित नहीं है। ठीक है, गैर बैंकिंग आवास वित्त कंपनियां, तरल ऋण, म्यूचुअल फंड, खुदरा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो आइए इसका भी एनालिसिस देख लें हम। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, क्या होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। शैडो बैंकिंग उन सभी गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों को संदर्भित करता है जो पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकों के समान सेवाएं प्रदान करते हैं। वे आमतौर पर पारंपरिक बैंकिंग कार्य करते हैं, लेकिन ऐसे विनियमित डिपॉजिटरी ठीक है, डिपॉजिटरी संस्थानों की पारंपरिक प्रणाली के बाहर करते हैं। ठीक है, शब्द शैडो बैंक 2007 में पॉल मैककली द्वारा गढ़ा गया था, विशेष रूप से अमेरिकी गैर बैंक वित्तीय संस्थानों के संदर्भ में जो लंबी अवधि के ऋणों के वित्त पोषण के लिए अल्पकालिक जमा का उपयोग करते थे। ठीक है, बाद में वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने छाया बैंकिंग को नियमित बैंकिंग प्रणाली से बाहर संस्थानों और गतिविधियों से जुड़े क्रेडिट मध्यस्थता के रूप में परिभाषित किया। और हम देख लेते हैं इसके बारे में। भारतीय परिदृश्य में छाया बैंकों को गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों एनबीएफसी, ठीक है, एनबीएफसी के रूप में
जाना जाता है। इसलिए भारत में एनबीएफसी को 1963 से आरबीआई द्वारा विनियमित किया गया है। भारत के शैडो बैंकिंग प्रणाली के केवल 3 महत्वपूर्ण खंड है: गैर बैंकिंग आवास वित्त कंपनियां, ठीक है, खुदरा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, या फिर लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड, एलडीएमएफ, ठीक है, लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है। ये एक बैंक की तरह अधिक कार्य करते हैं, लेकिन कम लागत वाले संस्थाओं के रूप में ग्रामीण लोकाचार, स्थानीय अनुभव और गरीब समर्थक है। ठीक है, अब हम अपना 75 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भारत में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस रूप में मापा जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिक, जीडीपी, अपस्फीकरण, ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी। आइए इसका सॉल्यूशन देख लें। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, क्या फ्रेंड्स? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त, ठीक है। मुद्रास्फीति का तात्पर्य अधिकांश वस्तुओं को सेवाओं की सामान्य कीमतों में वृद्धि से है। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से दो सूचकांकों डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक और सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है, जो क्रमशः थोक और खुदरा स्तर के मूल्य परिवर्तनों को मापते हैं। अप्रैल 2014 तक भारत में मुद्रास्फीति के मापन के लिए थोक मूल्य सूचकांक मुख्य सूचकांक था, जब आरबीआई ने मुद्रास्फीति के प्रमुख उपाय के रूप में नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई को अपनाया था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक ऐसा उपाय है जो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं जैसे परिवहन, भोजन और चिकित्सा देखभाल की एक टोकरी की कीमतों के भीतर औसत की जांच करता है। ठीक है, इसकी गणना माल के पूर्वी निर्धारित टोकरी में प्रत्येक वस्तु के लिए मूल्य परिवर्तन लेकर और उनका औसत लेकर की जाती है। ठीक है, सीपीआई केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित और जारी किया जाता है, जिसे सीपीआई के जेड-सीपीआई के लिए आधार वर्ष 2011 और क्या है 2011 से 12। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं अपना 76 नंबर का प्रश्न। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और आपको यहाँ पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है, करंट अफेयर्स के भी जो भी नए बुक जो आपके मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं, जो कि आप तक नहीं पहुंच पाते हैं जल्द से जल्द, वो भी सारे यहाँ पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, घटना चक्र भी अवेलेबल करवाया जाएगा फ्रेंड्स। और हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आईएएस लेवल का हम लोग जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी आईएएस के क्वेश्चंस, वो वाला बुक भी लाने वाले हैं हम लोग जल्द से जल्द। इसलिए अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, एग्जाम वॉरियर के चैनल पर नए हैं, तो फटाफट से इस चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपना 76 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हम उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों और संचालन में धन की आपूर्ति को संबोधित करती है और आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रबंधित की जाती है? तो क्या ये राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विनिवेश या फिर विदेशी मुद्रा नीति, या फिर ऑप्शन नंबर डी? ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो ये है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति आर्थिक नीति का मांग पक्ष एक राष्ट्र के केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए कार्यों को संदर्भित करता है ताकि व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जा सके, जो अस्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अब हम। शीर्ष निकाय का क्या नाम है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है कि जीएसटी दरों में कमी का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को दिया जाए? ठीक है, जीएसटी परिषद, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, या फिर ऑप्शन नंबर ई? तो हम देखते हैं, तो ये है राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण। ठीक है, जीएसटी के तहत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण सर्वोच्च निकाय है जिसे यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि वस्तुओं या सेवाओं पर जीएसटी दरों में कमी का लाभ कीमतों में कमी के माध्यम से अंतिम उपभोक्ता को दिया जाए। ठीक है,
केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 171 के तहत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का गठन किया गया था। एनएए में अध्यक्ष 4 तकनीकी सदस्य पर अस्थायी समिति प्रत्येक राज्य में स्क्रीनिंग समितियां और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी में सुरक्षा महानिदेशालय शामिल है। एनएए के आदेशों के खिलाफ केवल उच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है। ठीक है, अब हम देखेंगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, अति मुद्रास्फीति, सामान्य मूल्य स्तरों में तेजी से वृद्धि, अपस्फीति, मूल्य मुद्रास्फीति में कमी, प्रत्ययस्फीति स्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए एक नीति, या फिर अवृत्तामय स्फीति, धीमी आर्थिक वृद्धि और अपेक्षात्मक उच्च बेरोजगारी के साथ मुद्रास्फीति में एक साथ वृद्धि, या फिर ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका सही। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, यह एक अर्थव्यवस्था में तेजी से, अत्यधिक और नियंत्रण से बाहर मूल्य वृद्धि का वर्णन करने के लिए एक शब्द है। आमतौर पर समय के साथ हर महीने 50% से अधिक की दरों पर यह अंतर्निहित उत्पादन अर्थव्यवस्था में युद्ध और आर्थिक उथल पुथल के समय हो सकता है, साथ ही केंद्रीय बैंक द्वारा अत्यधिक मात्रा में धन की छपाई के साथ। ठीक है, मुद्रास्फीति। अविस्फीति तब होती है जब मूल्य मुद्रास्फीति अस्थायी रूप से धीमी हो जाती है। यह मुद्रास्फीति की दर में बदलाव है, जबकि अस्फीति एक अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तरों में कमी है। ठीक है, रिफ्लेशन एक राजकोषीय या मौद्रिक नीति है जिसे आउटपुट का विस्तार करने, खर्च को प्रोत्साहित करने और अपस्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आमतौर पर आर्थिक अनिश्चितता या मंदी की अवधि के बाद होता है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन यह धीमी आर्थिक वृद्धि और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी या आर्थिक विरोध द्वारा वर्णित एक स्थिति है जो एक ही समय में बढ़ती कीमतों के साथ होती है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन को वैकल्पिक रूप से सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट के लिए संयुक्त मुद्रास्फीति की अवधि के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। समावेशी विकास के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। ठीक है, तो उद्योगों का बेहतर फैलाव, व्यवसायिक रोजगार में वृद्धि, किसी क्षेत्र में एक क्रमिक बदलाव, कौशल विकास, गठन के अवसर पैदा करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है फ्रेंड्स। आइए सॉल्यूशन देखें। समावेशी विकास को निम्नलिखित कारकों के रूप में ले जाना चाहिए: प्रवेश स्तर पर जनता के लिए रोजगार के अवसर, अंतर क्षेत्रीय असंतुलन में कमी, कौशल विकास निर्माण के अवसर सृजित करना, और क्या उद्योग का बेहतर फैलाव। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग में वृद्धि, रोजगार संचालन और सकारात्मक प्रभाव के माध्यम से कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक आर्थिक निर्भरता से एक क्रमिक बदलाव। ठीक है, और व्यावसायिक रोजगार में वृद्धि जैसे बढ़ई गिरी, कार, स्कूटर, टीवी, मोबाइल की मरम्मत, बागवानी आदि, अतः ऑप्शन नंबर ई सही है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा 80 नंबर का प्रश्न जो कि आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस समिति का गठन मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा करने और उसे मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था? तो चेलिया समिति, बीके चतुर्वेदी समिति, रंगराजन समिति, अर्जित पटेल समिति, या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ई। और हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, मैं ऑप्शन नंबर ई बोल दिया। अर्जित पटेल समिति, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा डॉक्टर अर्जित पटेल की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित करने और मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है,
चेलिया समिति कर सुधारों से संबंधित है। रंगराजन समिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बचत और निवेश का आकलन करने से संबंधित है। और बीके चतुर्वेदी समिति सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने से संबंधित है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं 81 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो कि आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तेलीकृत पेट्रोलियम गैस में बदलना, पानी में बर्फ का विघटन, बर्फ के पिघलने से पानी बनता है, ठीक है, जल को उबालकर जलवाष्प देना, या फिर ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का दहन जो है ये नहीं है भौतिक परिवर्तन। चूंकि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के दहन से नई पदार्थ बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के साथ बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती है, यह प्रकृति में अपरिवर्तनीय भी है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। हालांकि जल को वाष्प देने के लिए पानी का उबलना, पानी देने के लिए बर्फ का पिघलना और पानी के नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ कोई नया पदार्थ नहीं है, केवल पदार्थ को भौतिक स्थिति बदल जाता है। एक भौतिक परिवर्तनों से कोई नया पदार्थ नहीं बनता। हालांकि प्रारंभिक और अंतिम पदार्थ अलग अलग दिखाई देते हैं और यह प्रतिवर्ती है। रासायनिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है और नए गुणों वाले एक पदार्थ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊर्जा या तो मुक्त होती है या अवशोषित होती है, या फिर अपरिवर्तनीय है, और यह अपरिवर्तनीय है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 82, जो कि आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उदासीनीकरण अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया होती है। वर्षा प्रतिक्रिया अघुलनशील लवण उत्पन्न होता है। विस्थापन प्रक्रियाएं संयोजन प्रक्रियाओं के विपरीत है। अपघटन प्रतिक्रियाएं केवल गर्मी या प्रकाश की उपस्थिति में की जा सकती है। या फिर ऑप्शन नंबर ई। क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ई। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये जो है ना, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अवक्षेपण अभिक्रिया से अघुलनशील लवण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वर्षा प्रतिक्रिया वे प्रतिक्रियाएं होती है जिनमें एक अघुलनशील पदार्थ या अवक्षेप बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच भी अभिक्रियाएं हैं और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं। अपघटन प्रतिक्रियाओं के लिए ऊष्मा, प्रकाश या बिजली के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपघटन अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं के विपरीत होती हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं 83 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं नहीं है? प्राकृतिक गैस का जलना, श्वसन, सब्जियों के पदार्थ का खाद्य में अपघटन, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर ई नंबर। तो ये जो है ना, ये तीनों जो है ना फ्रेंड्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। फिर भी एक बार हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ई ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति जनरित कहलाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट होने पर सर्किट में करंट बढ़ जाता है। एक विद्युत जनरित विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरे रंग के इंसुलेशन वाला तार आमतौर पर विद्युत आपूर्ति का सक्रिय तार होता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा जो ये स्टेटमेंट है वो गलत है। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या फिर तीन चार, या फिर ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो इसमें जो है ना केवल ऑप्शन नंबर ई, केवल डी गलत है। कौन सा गलत है? तो ये जो है ना फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ई की बात किया जा रहा है, इसमें केवल डी गलत है, ये बताया जा रहा है। एक मिनट में फिर से देख लूं, मिस हो रहा है क्या मुझसे? गलत है तो हाँ, 3 और 4 गलत है फ्रेंड्स, इसका ये नंबर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ई। कौन सा गलत है?
आपको बताना है इसमें कि उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। तो डी नंबर होना चाहिए इसमें, कौन सा कथन गलत है? डी और ये 3 और 4 गलत है तो केवल डी। ई क्यों होना चाहिए भाई? उपयुक्त में से एक या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, हाँ तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 85 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। मस्तिष्क का मुख्य कार्य दृष्टि और श्रवण है। श्वसन को मेड्यूला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रीढ़ की हड्डी शरीर को प्रतिबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करती है। मस्तिष्क को घेरने वाले बॉक्स को बॉनी बॉक्स कहा जाता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो आइए हम देखते हैं कौन सा कथन गलत है। ई सभी सही है। इसमें जो है ना फ्रेंड्स, सारा जो स्टेटमेंट जितना भी क्वेश्चन है, सॉरी जितना भी स्टेटमेंट है, ये सब जो है ना सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्रेफाइट के बारे में गलत कथन को आपको पहचानना है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही विमान और हेक्सागोनल सरणी सरणी देने वाली 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। इन बॉन्डों में एक डबल बॉन्ड है और इस प्रकार कार्बन की संयोजकता संतुष्ट है। ग्रेफाइट संरचना एक के ऊपर एक परतों में रखी गई हेक्सागोनल सारणी द्वारा बनाई गई है। ग्रेफाइट बिजली का बहुत खराब सुचालक है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो आइए हम देख लें। तो डी नंबर जो है ना, एक मिनट, गलत कथन की आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें डी नंबर जो है गलत है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का खराब कुचालक नहीं है, विद्युत का अच्छा सुचालक है। ठीक है, अब हम देखेंगे 87 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कोलंबस मैंने कह दिया, कुलम्ब है। कुलम्ब विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ठीक है, या फिर एसआई इकाई है। और विद्युत शक्ति की इकाई को वोल्ट एम्पियर के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। किसी आ, किसी चालक का प्रतिरोध, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए गलत है, केवल एक। ठीक है, इसमें कुछ एनालाइज। एम्पियर करंट की एसआई मात्रक है और कुलम्ब आवेश का एसआई मात्रक है। किसका एसआई मात्रक है? कुलम्ब आवेश का एसआई मात्रक है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं 88 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। ए इसका दिया हुआ है, साधारण तापमान पर धातुओं जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, जस्ता, सीसा आदि की सतह ऑक्साइड की एक पतली परत से ढकी होती है। ठीक है, और रीजन या फिर कारण दिया हुआ है, सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत धातु को ऑक्साइड पर धातु को और अधिक ऑक्सीकरण से रोकता है। ठीक है, तो इसका जो ए नंबर है, दावा और कारण दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। दावा और कारण दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दावा सच है, कारण झूठ है, या फिर दावा झूठ है लेकिन कारण सच है, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो आइए इसका डिटेल एनालिसिस होगा, तो उसको हम देख लेते हैं। तो ये है हमारा 88 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। ए अभिकथन और कारण दोनों व्यक्तिगत रूप से सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे 89 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ठीक है, लेंस प्रणाली एक प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन पर एक छवि बनाती है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। प्रकाश आंख में एक पतली झिल्ली जिसे कॉर्निया कहते हैं से प्रवेश करता है। नेत्र गोलक आकार में लगभग गोलाकार होता है, जिसका व्यास लगभग
2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया से बाहर सतह पर होता है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर तीनों सही है, 1 नंबर इसका गलत है। ठीक है, अब हम लोग 90 नंबर का प्रश्न देखने वाले हैं। आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है आपका प्रश्न, और ये जो प्रश्न है हमारा इंद्रधनुष के बारे में है। इंद्रधनुष के बारे में गलत कथन का हमको पहचान करना है। ठीक है, तो एक इंद्रधनुष प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो बारिश की बौछार के बाद आकाश में दिखाई देता है। यह वातावरण में मौजूद छोटी पानी की बूंद द्वारा सूर्य के प्रकाश के फैलाव के कारण होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की दिशा में ही बनता है। पानी की बूंदें छोटे प्रिज्मों की तरह कार्य करती है। आपको बताना है कि इंद्रधनुष के बारे में इसमें कौन सा कथन गलत है। तो आइए हम देख लें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये गलत है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा में एक ही दिशा में बनता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसमें कहा जा रहा है कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा में बनता है, लेकिन ये गलत है। इंद्रधनुष क्या है, हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम अपना 91 नंबर का क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र में पानी का रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना प्रकीर्णन पर आधारित है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। या पृथ्वी पर वायुमंडल, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता, कोई प्रकीर्णन ना होता, तो आकाश काला दिखाई देता। या फिर खतरे के संकेत की बत्ती लाल रंग की होती है, क्योंकि लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे ज्यादा बिखरता है। तो आपको बताना है कि इसमें जो है ना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका जो कथन है ये बी सी डी, या फिर ऑप्शन, या कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि बी सी डी तीनों के बारे ना ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि ए बी सी तीनों के बारे में लिखा हुआ, ये तीनों जो कथन है सही है। और ये जो है, खतरे के संकेत को रोशनी लाल रंग की होती है, क्योंकि कोहरे या धुएं से लाल रंग सब कम बिखरता है। ठीक है, इसलिए होती है क्योंकि कोहरे और धुएं से लाल रंग कम बिखरता है। और लाल रंग, जैसे कि अगर लाल रंग बिखर जाएगा तो वो तो एक थोड़ा सा रेड लाइट वो बना देगा, और कम बिखरेगा तो क्या होगा, एक स्पॉटलाइट आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका जो है ना डी नंबर गलत था, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसमें ए और बी और सी तीनों ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना 92 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हमने देखा कि चुंबक के समान ध्रुव प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसकी केवल दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उस दिशा के रूप में लिया जाता है जिसके अंदर कंपास सुई का उत्तरी ध्रुव चलता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये 92 नंबर का तो इसमें जो है ना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें जो है ना ये और ये दोनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे 93 नंबर का प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सही है। मनुष्य में जीवन प्रक्रियाओं को तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा निर्मित और विनियमित किया जाता है। ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, डाइसेफेलॉन में स्थित है। ठीक है, चिकनी मांसपेशियां, हृदय की मांसपेशियां और अंग स्वायत्त तांत्रिका तंत्र द्वारा निर्मित होती है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन आपका बिल्कुल सही है। तो आइए हम सॉल्यूशन देख लें। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, ये 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूट्रॉन के बारे में सही नहीं है। आपको बताना है जो सही नहीं है। इसके साथ कोई शुद्ध विद्युत आवेश जुड़ा नहीं है। यह एक परमाणु कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो आइए हम देखेंगे 94 नंबर का प्रश्न, बी नंबर जो कि सही नहीं है, यह एक परमाणु कण है। ठीक है,
न्यूट्रॉन क्या है? उप परमाणु कण है जो परमाणु नाभिक के प्राथमिक घटकों में से एक है, इसलिए इसका जो है कथन बी ये बिल्कुल गलत है। न्यूट्रॉन के साथ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं जुड़ा होता, ये बिल्कुल सही है। हालांकि उसका द्रव्यमान होता है जो एक प्रोटॉन की तुलना में परिमाण से थोड़ा कम होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है क्योंकि वे परमाणु के नाभिक के अंदर एक समान तरीके से व्यवहार करते हैं। ठीक है। और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग एक परमाणु द्रव्यमान इकाई के लगभग अनुमान लगाया जा सकता है। और जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी 1932 में की थी, आप इसको भी याद रखेंगे। अब हमारा जो प्रश्न है वो 95 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। ठीक है। पटाखे में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी। किसके कारण होता है? ठीक है, बताइए। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, बोरियम क्लोराइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट है, ऑप्शन नंबर सी। आतिशबाजी में रंग धातु के लवण का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ठीक है, धातु के लवण का उपयोग करके रंग बनाया जाता है। और ये कौन सा धातु है फ्रेंड्स? ये है सोडियम नाइट्रेट। आप याद रखेंगे, ये है हमारा सोडियम नाइट्रेट। 96 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन माता पिता के संतानों में वंशानुगत विशेषताओं से हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? ठीक है, तो राइबोसोम, प्लास्टिड्स, जीन, बायोटीन, या फिर ऑप्शन नंबर ई। क्या होगा फ्रेंड्स? कौन सा? ये जो है ना फ्रेंड्स, ये है जीन। ठीक है। विटामिन के, नेफ्थोकिनोन की कमी के कारण रक्त के थक्के जमने का समय बढ़ जाता है। फ्लेग्रा विटामिन बी की कमी होने वाला रोग है। ये जो है फ्लेग्रा विटामिन B3 की कमी किसे होता है? ये रोग। इसके लक्षण त्वचा में सूजन, दस्त, मनोभ्रंश और मुंह में छाले। ठीक है। बेरी बेरी एक विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? थायमिन की कमी के रूप में भी जाना जाता है। और रोग दो प्रकार के होते हैं, गीली बेरी बेरी और सूखी बेरी बेरी। ठीक है। और रिकेटस एक कंकाल संबंधी विकार है जो विटामिन डी, कैल्शियम या फॉस्फेट की कमी के कारण होता है। मजबूत स्वस्थ हड्डियों के विकास के लिए ये पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। रिकेटस वाले लोगों की हड्डियां कमजोर और मुलायम हो सकती है, विकास रुक सकता है, और क्या गंभीर मामलों में कंकाल की विकृति हो जाती है। ठीक है, कंकाल जैसे दिखने लगते हैं वो लोग बिल्कुल। अब हम लोग देखने वाले 97 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है? तो सीजियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, सोना, या फिर ऑप्शन नंबर ई। इसका जो सही हो जाएगा ना, करेक्ट जो है इसका, ये है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स वाटसन, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जोहान मेंडल, और या फिर रॉबर्ट हुक, या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये है, एक मिनट, ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं 99 नंबर का प्रश्न, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है? कैमिलो, गोल्गी, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लेडेन और स्वान, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आप सबको पता होगा, तो फटाफट से बताइए फ्रेंड्स। तो कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई थी। ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं हमारा आज का लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न आज का हम लोग देखने वाले हैं। 100वां नंबर प्रश्न है, तापमान में वृद्धि के साथ ऑर्गन पाइप की से ध्वनि की आवृत्ति का क्या होता है? घट जाता है, बढ़ता है, और परिवर्तित रहते हैं, अनियमित रूप से परिवर्तित रहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होता है फ्रेंड्स? ये बढ़ जाता है। ठीक है। तो आइए हम इसका एनालिसिस देख लें। तापमान में बदलाव के परिणाम स्वरूप ध्वनि की गति में परिवर्तन होगा। ठीक है। वेग क्या? वेग और तापमान, आवृत्ति, इस प्रकार आवृत्ति, तापमान बढ़ जाता है, जैसे कि तापमान बढ़ेगा आवृत्ति भी बढ़ेगा। ठीक है। तो आज का जो है ना, ये जो वीडियो है हमारा, ये वाला परम आईएएस का, यहीं पे खत्म होता है टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट का जो हमारा वीडियो आएगा परम आईएएस टेस्ट सीरीज का, उसमें हम लास्ट 50 क्वेश्चंस कर लेंगे फ्रेंड्स, इसमें 10 बेस्ट के क्वेश्चंस भी होंगे।
आपको वो भी करवा दिए जाएंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब टाइम टू टाइम वीडियो हमारे आते रहेंगे हमारे चैनल पे। अभी हम 1-2 दिन कुछ टेक्निकल इशू को फेस कर रहे थे, इसलिए हम प्रॉपर वे में आपको वीडियोस नहीं दे पा रहे थे, बट आज से आई प्रॉमिस कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे हम आप लोगों के सिलेक्शन में, कोई दुविधा नहीं। बस हम करेंगे प्रिपरेशन हमारी जीत के लिए। तो अभी इसके बाद अब यहीं से मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। और आपको जाते जाते ये बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है, और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यू मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, घटना चक्र मिलेगा, करंट अफेयर्स के जो बुक्स न्यू न्यू लॉन्च होते हैं मार्केट में वो सारे मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बहुत ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपसे आप बहुत लोगों की हेल्प कर सके इस माध्यम से। जिस तरह से मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप तक पहुँच पा रही हूँ, आप भी इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है? क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, आप हेल्प करना चाहते हैं सबकी, ठीक है? तो आज मैं यहीं से विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।